नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। भारतीय समय अनुसार ठीक 2:45 पर इजराइल ने एक ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। इसमें अनुमानतः अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जैसा अनुमान लगाया जा रहा है इसमें कई परमाणु वैज्ञानिक और कई कट्टरपंथी नेताओं का भी मारे जाने की संभावना है। अब ये घटना कितना इम्पोर्टेंट है, इससे क्या दुनिया पे असर पड़ेगा, आज हम इसी में बात करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, जो भी कमेंट होगा जरूर दीजिएगा। इसमें देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में तो एक लंबे समय से दुश्मनी चल रही है। दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी अब कि उसमें कब किस पे कौन हमला कर देगा ऐसी तानातानी बनी रहती थी हमेशा। लेकिन इसमें हमेशा कोई आमने सामने लड़ाई नहीं होती थी। जो भी लड़ाई होती थी आमतौर पर प्रॉक्सी वॉर की तरह होती थी, खासतौर पर हिजबुल्लाह के द्वारा हो रही थी या हमास के द्वारा हो रही थी। ये जितने संगठन थे, हुती वगैरह, ये सब ईरान समर्थित थे और ईरान की एक तरह से प्रॉक्सी आर्मी थी जो इजराइल पर अलग अलग रूप से हमले किया करती थी और इजराइल भी इनके ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करता था। यानी अभी कोई भी लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच में डायरेक्ट नहीं होती थी। पिछले 2024 में अक्टूबर के महीने में इजराइल ने ईरान के दूतावास पर सीरिया में हमला किया था, लेकिन उसके बदले में ईरान ने भी कई ड्रोन हमले किए थे। लेकिन ये भी एक तरह से सिंबॉलिक था, कोई डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी इसमें। एक तरह से इजराइल ने हमला किया, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई कर दिया, बस। लेकिन इस बार ये लड़ाई आसान नहीं है और ये लड़ाई लंबी खींची जा सकती है और इसमें कहीं ना कहीं दुनिया के कई गुटों में बंटने की संभावना भी बनी हुई है। देखिए, बात शुरू कर दे, लेकिन तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ईरान और इजराइल एक जमाने में पक्के दोस्त हुआ करते थे। आप कहेंगे ये कैसे? तो जी हाँ, ये सच्चाई है। आपको पता होगा कि जो यहूदी हैं, इजराइल में आमतौर पर यहूदी लोग रहते हैं और इजराइलियों पर यानी यहूदियों पर हिटलर ने काफ़ी कहर ढाला था। तो ये दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान बचाने के जहाँ ठिकाना मिलता वहाँ चले जाते थे। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि ईरान ने करीब 1,50,000 से 1 लाख के बीच में यहूदियों को अपने यहाँ शरण दिया था। यानी उनको मुसीबत के समय में ईरान ने यहूदियों की मदद की थी। और मदद ही नहीं की थी, जब 1948 में इजराइल बना तो दो देशों ने, जो दो मुस्लिम देश थे, जिसमें सबसे पहले तुर्की ने इजराइल को मान्यता दिया, दूसरे नंबर पे अगर कोई था तो ईरान ने इजराइल की मान्यता दी थी। यानी ईरान और इजराइल की दोस्ती बहुत गहरी थी और ये दोस्ती सिर्फ 50, 60 या 70 सालों 80 सालों की नहीं थी, ये करीब पुरानी। अगर हम साइरस की बात करें, साइरस द ग्रेट जो फारस के बादशाह हुआ करते थे, और जब बेबीलोनिया पर बेबीलोनिया ने यहूदियों को गुलाम बना लिया था, तो साइरस ने उनकी मदद करके उन्हें गुलामी से मुक्ति दिलाई थी। यानी ये कहानी 2500 साल पहले, यानी ईसा के भी 250 साल पहले की बात है, 500 साल पहले की बात है, ईसा के 500 साल। और ये 200 साल तक इनकी दोस्ती रही। ये डेरियस थर्ड के जमाने तक की दोस्ती रही, जिसको हम लोग दारा भी बोलते हैं। तो यानी ये एक ऐतिहासिक दोस्ती थी, लेकिन आज ये दुश्मनी में बदल गई। और दुश्मनी में कब बदली? दुश्मनी में बदली है 1979, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। आयतुल्लाह खुमैनी आकर वहाँ के बादशाह बनते हैं, एक तरह से सुप्रीमो बनते हैं। बादशाह नहीं, बादशाह तो पहले थे। तो यानी राजा पहलवी के समय जो ईरान के राजा हुआ करते थे, राजा पहलवी, उनके दौर में इजराइल का और ईरान का बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। लेकिन जब वहाँ पर इस्लामिक क्रांति आई और आयतुल्लाह खुमैनी आ गए, तब से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ने लगी, दोनों के देशों के बीच में खींचातानी बढ़ने लगी। और ये खींचातानी इतनी ज़्यादा हो गई कि युद्ध के मुहाने पे दोनों देशों को लाकर खड़ी कर दी है। देखिए, भारत और ईरान, मतलब यानी ईरान और भारत की दोस्ती भी बहुत पुरानी है, ऐतिहासिक ज़माने से चलते आ रहा है। हालांकि बीच बीच में भारत में ऐतिहासिक रूप से अहमद शाह अब्दाली वगैरह का कुछ बीच समय ये बना था, लेकिन उसके छोड़ दीजिए, उतना इतिहास में हम नहीं अंदर जाते हैं। अभी हम लोग, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, तब से ईरान से भारत की दोस्ती बहुत अच्छी थी। चारबाग जो बंदरगाह भी भारत और ईरान मिलकर बना रहे हैं, एक कॉरिडोर बना रहे हैं जो यूरोप तक जाने वाला है।
मिडिल ईस्ट से होकर, तो इस पर भी ईरान अपना काम कर रहा है। और एक ईरान भारत को एक बहुत बड़ा ऑयल का सप्लायर भी है। तो भारत की संबंध ईरान से तो लंबे समय से थी। और रही बात ईरान और भारत और इजराइल की, तो भारत इजराइल की भी दोस्ती बहुत अच्छी है। अब ये दोनों दोस्तों की लड़ाई में भारत अब बीच सेंटर पॉइंट पे आ गया है कि दोनों देश, इजराइल भी उसका अच्छा दोस्त है, ईरान भी अच्छा भारत का अच्छा दोस्त है, दोनों लड़ रहे हैं। अब दोनों लड़ रहे हैं तो भारत की उसमें भूमिका क्या होगी? भारत अगर तटस्थ रह जाता है तो अभी ठीक नहीं है। दोनों के बीच में आपको पता होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ा था तो ईरान ने भी अपनी कुछ पहल करी थी, लेकिन चूंकि भारत मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता इसलिए ज़्यादा बातें नहीं आगे बढ़ पाई थी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि ये हमला छोटे मोटे हमला नहीं, इजराइल ने बहुत भयानक हमला किया है और उसके सारे जो परमाणु ठिकानों को बर्बाद किया है। इजराइल का बार बार ये कहना था कि ईरान जो है परमाणु एनर्जी के नाम पर, यानी जो परमाणु ऊर्जा के नाम पर वो हथियार बना रहा है और हमें पक्का इंफॉर्मेशन थी, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जलाकर उसे कल मतलब आज रात को 2:45 पर भारतीय समय के अनुसार उन पर हमला किया और उन्हें तहस नहस कर दिया है। अब यहाँ परिस्थितियाँ अजीब सी हो गई हैं। अब परिस्थितियाँ ये अजीब सी हो गई है कि पहली बात कि इसका असर इकोनॉमी भी पड़ने वाला है। इकोनॉमी पर कि जो ऑयल का मामला है, तेल का बाजार गड़बड़ होगा। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि क्या बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा, दोनों सवाल है। यहाँ टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। टाइमिंग का खेल इसलिए है कि ईरान का दोस्त रूस एक दूसरी लड़ाई में फंसा हुआ है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई जानते ही हैं। भारत और जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो रूस भारत के साथ नहीं आया था। पूरी दुनिया जानती है कि रूस और भारत की दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन रूस के साथ मजबूरी थी कि वो यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है और वो भारत का साथ नहीं दिया। इसी का फायदा उठाकर इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। वो जानता था कि जब भारत की मदद करने के लिए रूस नहीं आया है तो हो सकता है कि वो ईरान के मदद करने के लिए भी न आए, और इनका अनुमान सही भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि इसमें अगर कोई अपना दिमाग चला रहा है वो अमेरिका है, ट्रंप है। और ट्रंप बार बार ऐसी चेतावनी भी दे रहे हैं ईरान को कि आपके हम परमाणु ठिकानों पे हमला कर देंगे, इस तरह बार बार इस तरह कर रहे थे और इजराइल को आगे करके उन्होंने हमला करा भी दिया है। तो ईरान जो है एक तरह से अकेला पड़ चुका है इस लड़ाई में। मेरा अनुमान यहाँ तक है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। ईरान अकेला पड़ चुका है। ईरान का एक दुश्मन और भी है जो मुस्लिम देश है, वो है सऊदी अरेबिया। जाहिर सी बात है कि सऊदी अरेबिया जो है अमेरिकन गुट का है, मेंबर है, इसलिए सऊदी अरेबिया तो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर भी इनके साथ नहीं आने वाला है। जो चीन है, चीन आमतौर पर वो किसी की लड़ाई में नहीं उलझता है, तटस्थ रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। चीन भी न्यूट्रल रहेगा, ईरान का दोस्ती होने के बावजूद भी वो न्यूट्रल रहेगा। हो सकता है कुछ हथियार वगैरह सप्लाई करे, लेकिन इतना तो तय है कि इस लड़ाई में ईरान जो है बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है। ईरान का सहयोग करने वाले बहुत कम ही देश हैं। भारत ईरान का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इन दोनों में कोई सामरिक गठबंधन नहीं है। कोई भी सामरिक गठबंधन यानी युद्ध में आपका मदद करने वाली कोई ऐसी गठबंधन नहीं, व्यापारिक गठबंधन है और अच्छे दोस्ती के नाम पर बस इतना ही है। इसलिए भारत की भी नीति भी रही है, दूसरे के मामले में भारत नहीं जाता है और भारत न्यूट्रल रहता है। भारत की लड़ाई में भी किसी देश ने उसके साथ मदद करने के लिए नहीं आया था। जो पाकिस्तान के साथ सबने शांति का संदेश दिया, भारत ने भी शांति का संदेश दुनिया को देते रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें भी शांति का संदेश देगा। लेकिन जिस तरह दोनों की दोस्ती है, दोनों ईरान की, इंडिया की, इजराइल की, यानी जो त्रिकोणीय फ्रेंडशिप है, इसमें भारत चाहे तो पहल कर सकता है कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मामला इतना ज़्यादा निकल गया आगे। इजराइल बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है हमास से। हमास ने जब से हमला किया तब से ये लड़ाई चल रही है हमास के ऊपर और इजराइल में। लेकिन इजराइल अच्छी तरह जानता है कि हमास के पीछे अगर कोई शक्ति उसकी मदद कर रही है तो ईरान कर रहा है, तो ईरान को ही कमर तोड़ा जाए, और इसलिए उसने डायरेक्ट हमला किया है ईरान के ऊपर। अब ईरान के हमला होने से तो ये खतरा, जैसे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन आप भी कुछ ये कर लीजिए। दुनिया में हर चीज़ संभावना कब क्या पलट जाएगी कोई नहीं जानता है। ईरान की मित्र रूस है, चीन है, क्या ये लोग मदद करने के लिए आएंगे इजराइल के खिलाफ इसको?
आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। दूसरी बात कि जो इजराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर, तो एक ज़माने में ईरान और इजराइल बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अगर किसी पहले मतलब किसी ने जब इजराइल बना था तो किसी ने अगर किसी मुस्लिम देश ने अगर इसकी मान्यता दी थी तो तुर्की था पहला। दूसरे नंबर पर अगर किसी ने दिया तो ईरान दिया, वो भी 1950 में दे दिया, तुरंत 2 साल के बाद मान्यता दे दिया। तो इस दोस्ती, अब चूंकि जियो पॉलिटिक्स में कौन दोस्त कब है कब दुश्मन है ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक तरह से इजराइल को भी ये सोचना चाहिए कि मुसीबत में ईरान ने तो हमेशा मदद किया है। जब हिटलर ने आप लोगों को एकदम बर्बाद करने में तुला हुआ था, उन्हें मार रहा था, नरसंहार कर रहा था, उनका मैसकेयर कर रहा था, तो किसी ने आपको मदद की थी तो ईरान ने की थी। आपके 1 लाख यहूदी आकर ईरान में अपना शरण लिए हुए थे और ईरान ने खुल कर मदद की थी। लेकिन मामला तो आपने, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अयतुल्लाह खुमैनी के आने के बाद बदला, क्योंकि वहाँ इस्लामिक क्रांति आ गई, इस्लाम के नाम पर उसने फिलिस्तीन का समर्थन करना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए, फिलिस्तीन का समर्थन करने के पीछे चूंकि होता क्या है कि इस्लामिक कंट्री जो जितने भी हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, आपका तुर्की हो, ईरान हो, एक समय इराक था, मिस्र था, और हमारे बगल में पाकिस्तान है, सब के सब इस्लामिक वर्ल्ड के नेता बनना चाहते हैं। सबके अंदर में वो पुराने जमाने का खलीफा अभी दौड़ रहा है। ईरान को भी खलीफा वाला भूत सवार था, तो उसने बोला कि फिलिस्तीन से अच्छा मौका मिलेगा नहीं, चलिए फिलिस्तीन का हम समर्थन करते हैं, इजराइल का विरोध करते हैं। इसलिए शुरुआत तो अयतुल्लाह खुमैनी ने किया था। इजराइल ने अपनी तरफ से ईरान से दोस्त दुश्मनी नहीं की, अयतुल्लाह खुमैनी ने शुरू की। इस्लामिक क्रांति आई तो इस्लामिक वर्ल्ड के नेता बनने के लिए उन्होंने एक तरह से इजराइल का विरोध करना शुरू कर दिया। और करने के पीछे ये थे कि वो जानते थे कि सऊदी अरेबिया तो इजराइल के खिलाफ आएगा नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है अमेरिकन गुट का आदमी है और अमेरिका का इजराइल समर्थन दोनों का दोस्ती है। तो इसलिए सऊदी अरेबिया तो ईरान के विरोध में नहीं आएगा, इसलिए फिलिस्तीन के मैटर पर कुछ बोलेगा नहीं। तो बोलने वाले देश में कौन है? तो एक ज़माने में सद्दाम हुसैन हुआ करते थे, वो बोलते थे। मिस्र में जो हुस्नी मुबारक वगैरह हुआ करते थे, वो लोग बोलते थे। हालांकि मिस्र से भी इजराइल की दोस्ती हो गई, मिस्र से भी उनका संबंध अपना सुधार लिया उसने, इजराइल ने। अब ऐसी तानातानी है नहीं। अब बचा एक जो दूसरा खलीफा बनना चाहता था, वो था ईरान, क्योंकि तुर्की से भी ईरान का इजराइल का बहुत अच्छा संबंध है। बहुत अच्छा संबंध तो नहीं है, लेकिन एक तरह से ऐसी दुश्मनी भी नहीं है, ऐसी दुश्मनी भी नहीं है कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, मार देंगे, हम युद्ध वाली ऐसी नहीं है। लेकिन ईरान, अब बचा ईरान, तो बोलता है कि भाई फिलिस्तीन के नाम पर अगर किसी का कोई मदद किया जा सकता, मतलब सहानुभूति लिया जा सकता है, वो हम ले लेते हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं हमारे एक पड़ोसी पाकिस्तान, उनको भी बहुत ज़्यादा चुल रहती है इजराइल से। आज तक उन्होंने इजराइल को मान्यता ही नहीं दिया, क्योंकि उनको भी इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनना है। तो मुस्लिम कंट्री में सब एक तरह से खलीफा बनने के शौक पाले रहते हैं। और खलीफा की जो सीढ़ी शुरू होती है, जहां से स्टेशन, उनका पहला स्टेशन शुरू होता है, वो फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन को ये लोग ना चाहते हुए भी समर्थन करते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। इस्लामिक वर्ल्ड एक तरह से देखा जाए तो फेक नैरेटिव है, यहाँ पर सब एक दूसरे का टांग खींचने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बस फिलिस्तीन के नाम पर सब नेता बनना है सबको। इसलिए वो लोग फिलिस्तीन के नाम पर एक सहानुभूति, मुस्लिम वर्ल्ड का, मुस्लिम लोगों का सहानुभूति लेने के लिए बार बार फिलिस्तीन का नाम लेते हैं। इसमें ये सबको भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि कोई मुस्लिमों में एकता है। ये जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए हैं ना, ये सब ढोंग है, ढकोसला है। सबके के दिमाग में वही एक रहता है कि हम मुस्लिमों का खलीफा बने, और जो होने वाला नहीं होता। ये भी मान के चलिए कि खलीफा नाम का चीज़ कभी होने वाला नहीं है। ये खाली एक झूठ है, एक नैरेटिव है, और इससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी ईरान भी खलीफा बनने के चक्कर में ईरान से, इजराइल से युद्ध कर रहा है, इजराइल बार बार उसके ऊपर हमले कर रहा है। खलीफा बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो बात की चीज़ है, नुकसान तो हो रहा है, मारे तो जा रहे हैं। पाकिस्तान भी हमेशा खलीफा बनने के चक्कर में फिलिस्तीन का समर्थन करने, वहाँ अगर फिलिस्तीन में कुछ हो जाता है, अगर इजराइल हमला कर देता है, तो मानिए ना मानिए पाकिस्तान की सड़कों पर गाड़ियां जला देते हैं, सड़कें फूंक देते हैं, दुकानें लूट लेते हैं। इस तरह का प्रेम है इन लोगों का फिलिस्तीन के प्रति। यानी फिलिस्तीन में इजराइल ने हमला किया, फिलिस्तीन में दुकानें लूटी जाती है, आंदोलन किए जाते हैं, जुलूस निकालते हैं, दुकानें लूट लेते हैं आपके पाकिस्तान में, और कहते हैं कि भाई हम लोग फिलिस्तीन के समर्थन में। इस तरह के मूर्खता वाले लोग भी हैं, ऐसे लोग मूर्ख लोग भी हैं।
ऐसे न्यूज बहुत देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में फिलिस्तीन में कुछ हुआ तो पाकिस्तान में सड़कों पर लोग जुलूस निकालते हैं, ठेले वाले का ठेला जला देते हैं, उधर बाइक वालों को बाइक फूंक देते हैं, उधर गाड़ी वालों को गाड़ी फूंक देते हैं। क्या तो हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इजराइल ऐसा क्यों किया? अरे भाई मूर्ख, तुम लोग इजराइल के चक्कर में अपने देश के सड़क जल पर आंदोलन कर रहे हो और गाड़ियां फूंक रहे हो। तो इस तरह का माइंडसेट है, आप खुद समझ सकते हैं कि। तो मेरा कहने से मतलब ये है कि ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी, इसके बारे में मेरा अनुमान है कि ये लड़ाई ज़्यादा खींचेगी नहीं। सभी लोग एक बीच के रास्ता करके और लड़ाई को शांत करना चाहेंगे, मेरा मानना है। आपकी क्या राय है? मैंने जो फैक्ट बता दिया, साइरस द ग्रेट से लेकर जो ईरान के, जो फारस उस समय कहा जाता था, फारस के राजा थे जो ईसा के करीब 500 साल पहले थे, यानी भगवान बुद्ध जो हमारे से उस जमाने की बात है ये। तो उस समय जब यहूदियों को बेबीलोनिया, जिसको इराक बोला जाता है, तो बेबीलोनिया ने उनके ऊपर यहूदियों को गुलाम बना लिया था। तो साइरस ने अपने सेना भेजकर उन्हें मुक्ति दिलाई थी उस जमाने में, और ये 200-300 साल तक की दोस्ती चली। जब डायरियस जो थर्ड है तब तक ये चलता रहा। और जब ये हिटलर ने भी सताया तो यहूदियों ने को ईरान ने शरण दिया था, लेकिन मामला बता ही दिया कि खलीफा वाली बात थी। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है? अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा कि क्या ये लड़ाई लंबी खींचेगी या शांत हो जाएगा। क्या ये सिर्फ एक पावर गेन करने के लिए है, या एक तरह से इमोशनल सहानुभूति लेने के लिए है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड हैं और फिलिस्तीन के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, इस तरह का एक ड्रामा करने के लिए? आप खुद अपनी राय दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, कुछ अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। धन्यवाद।